नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योम मिनी। आपके तमाम सवाल जो हम करेंगे शामिल, जो भी कंफ्यूजन आपको अपने पोर्टफोलियो रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड है, कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं अपने फाइनेंशियल गोल्स रिलेटेड या फंड चॉइसेस रिलेटेड, तो योम मनी में आके अपनी क्वेरीज पर हमारे एक्सपर्ट्स की एडवाइस दे सकते हैं। नोट कीजिए तरीका सबसे पहले शो में पार्टिसिपेट करने का। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भेज सकते हैं। ईमेल है yommoney@nw18.com। साथ ही आप अपने सवाल व्हाट्सएप पर भेजें 7045220000 पर। फेसबुक और एक्स पर इस शो को आप लाइव देख सकते हैं। अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए कंप्लीट सर्कल कैपिटल के पार्टनर विकास पुरी हमारे साथ बने हुए हैं। विकास जी नमस्कार, स्वागत है आपका। क्वेरीज हम लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, वो है इन्वेस्टमेंट्स। और इन्वेस्टमेंट्स भी म्यूचुअल फंड्स में खास तौर से रिसेंट डेटा इंडिकेट करता है विकास जी कि जो यंग इन्वेस्टर्स हैं, इनफैक्ट आपने भी शो में काफ़ी बार पार्टिसिपेट किया है, रेगुलर अपीयर करते हैं, आपने देखा होगा काफ़ी यंग इन्वेस्टर्स आते हैं आगे बढ़ के, जो कि साइजेबल अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी से। म्यूचुअल फंड्स उनको काफ़ी समझ में आते भी हैं। तो पहले ट्रेंड होता था कि एफडी या रियल एस्टेट पर ज़्यादा भरोसा किया जाता था, लेकिन अब ट्रेंड यंग इन्वेस्टर्स के बीच में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है और इन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के सामने म्यूचुअल फंड्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। क्या वजह आपको लगती है? आप कितना अग्री करते हैं इस डेटा से? धन्यवाद दीपाली जी अपने शो में बुलाने के लिए। देखिए दीपाली, अगर हम थोड़ा सा डिकोड करते हैं कि 75 इयर्स या मान लीजिए 1947 या 50 का अगर मैं एक बेस पकड़ता हूं, तो 1950 से जो पहले 25 साल थे वो बहुत ही बेसिक नीड्स वाले थे, जब लोग अपनी छोटी छोटी जो जरूरतें होती है, रोटी कपड़ा मकान, ऐसी चीजों से जूझ रहे थे। और अगले जो 25 साल हुए, जैसे अगर हम बोले 1975 से 2000 के बीच का, ये एक समय था जब बेसिक नीड्स तो लोगों की लगभग पूरी हो रही थी। और उसके एक लेवल बियॉन्ड जब कम्युनिकेशन इंडिया में, जिस जो एसटीडी पीसीओ जैसे हम बोलते थे, कम्युनिकेशन का एक रेवोल्यूशन आया, मारुति जैसी गाड़ियां जो इंट्रोड्यूस हुई मोबिलिटी को लेकर, तो लोगों ने एक एक्सपीरियंस लेना शुरू किया। और उसके बाद जो तीसरे 25 साल हैं वो बहुत तेजी से बढ़े हैं इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर, इन टर्म्स ऑफ पैटर्न और इन टर्म्स ऑफ अडेप्टेबिलिटी। और जेन जी जो है, ये जो लास्ट के 25 साल की हम बात कर रहे हैं, इसमें आप देखें इमर्जेंस ऑफ इंटरनेट, मोबाइल, उसके बाद सोशल मीडिया, इंफॉर्मेशन एक्सेस इतना ज्यादा हुआ कि आज की तारीख में ये जो जेनजीज हैं ये इन्फ्लेशन को समझते हैं। आज के जेनजीज जो है ये इस चीज को समझते हैं कि हमें एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए ओवर सेफ्टी। तो वो जो बिहेवियर है, मतलब मैं ये बोलूंगा कि बिहेवियरल शिफ्ट है, लाइफस्टाइल शिफ्ट है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि डेटा आपके माध्यम से जो पेश भी किया जाता है कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड्स, ये न्यू एज इन्वेस्टिंग है, उसकी तरफ इनका रुझान बढ़ता जा रहा है। और उसमें सबसे बड़ा जो रीजन है वो यही है कि दीपाली, ये सब एसेट लाइट मॉडल वाला लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं। ये अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं रखना चाहते कि मेरा बड़ा पैसा जो है मेरी रियल एस्टेट में चला जाए, फिर मैं उसको ही ईएमआई सर्विस करता रहूं 20 साल तक। ये अपने लाइफस्टाइल में मोबिलिटी चाहते हैं और फ्रीडम चाहते हैं विद सम रिस्क, और अच्छी कैपिटल एप्रिसिएशन चाहते हैं। और उसका रीजन है कि आप देखें म्यूचुअल फंड और इनकी तरफ में रुझान इनका बढ़ा है। ओके अच्छा, फिर एक चीज़ और बताइए। डेफिनेटली रुझान बढ़ा है, प्री प्लानिंग करना शुरू किया है, समझ में आई है बात की छोटी इन्वेस्टमेंट्स के जरिए एक बड़ा कॉपस एक्यूमुलेट किया जा सकता है। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि यूजुअली अगर हम कंपेयर करें म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग वर्सेस रियल एस्टेट या वर्सेस एफडी, लॉन्गर टर्म में आमतौर पे कितना रिटर्न मिलता है, क्या फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, क्या क्या ऑप्शंस हैं? क्योंकि अभी भी काफ़ी इन्वेस्टर्स ऐसे हैं, ऑल्दो रुझान बढ़ रहा है म्यूचुअल फंड्स की तरफ, लेकिन बहुत इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो अभी भी प्रॉपर्टी बाइंग करने में ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, लगता है कोई एसेट है जो फिजिकली उनके पास मौजूद है। क्या कुछ फैक्ट्स, कुछ डेटा अगर आप शेयर करना चाहें हमारे व्यूअर्स के साथ, दोनों तीनों ऑप्शंस के बीच में क्या क्या फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, लॉन्गर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से कितना रिटर्न आमतौर पे मिलता है? देखिए, 4 पिलर होते हैं इन्वेस्टिंग के। एक हो गया आपका रिस्क, कि किसी भी इन्वेस्टमेंट में जो है, किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आप पैसा जब डाल रहे हैं उसमें रिस्क फैक्टर कितना है। और दूसरा होता है कि लिक्विडिटी कितनी है उसकी, यानी कि अगर मुझे उस पैसे की जरूरत है, कितनी जल्दी वो पैसा मैं वापस निकाल सकता हूँ। ठीक है। तीसरा उसका हो जाता है रिटर्न, कि मुझे यहाँ इस पर्टिकुलर एसेट क्लास में निवेश करने से क्या रिटर्न आएगी। और चौथा जो होता है वो दीपाली होता है टैक्सेशन। अब आप ये देखें, रियल एस्टेट में आपको हो सकता है लॉन्ग टर्म में थोड़ी रिटर्न आ जाए, लेकिन उसमें आपको लिक्विडिटी नहीं मिलती है। वही अगर आप देखें एफडीज में, लिक्विडिटी हाई होगी लेकिन रिटर्न नहीं मिलेगा, रिस्क कम होगा। अब हम म्यूचुअल फंड्स की अगर आप बात करते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स में आपको क्या होगा, लिक्विडिटी हाई होती है,
रिस्क थोड़ा सा हाई होगा, लेकिन टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो टैक्स एफिशिएंट होता है। तो जब हमारे पैरामीटर में से अगर 3 पैरामीटर किसी एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में अच्छे या सूट करते हैं, तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टर्स का जो ध्यान है उस तरफ जाएगा। हाँ, और रिस्क फैक्टर की जब हम बात करते हैं, क्योंकि आपके शो के माध्यम से बहुत ज्यादा बार-बार इस चीज के ऊपर एम्फेसिस किया जाता है कि लॉन्ग टर्म व्हिच मींस कि आपका बेयर मिनिमम 5-7 साल के ऊपर का टाइम होराइजन हो। और ऐसे केस में आप देखेंगी, अगर पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड भी देख लें, तो म्यूचुअल फंड्स एक एवरेज 12 से 15% का जो एक रिटर्न है वो कंसिस्टेंटली पिछले 30-40 साल में जनरेट करके दिया है। वहीं अगर आप रियल एस्टेट की बात करें, अगर आप कैपिटल एप्रिसिएशन की बात और या रेंटल यील्ड की बात कर ले, तो 8-9% के आसपास का अगर लॉन्ग टर्म एवरेज अगर आप देखेंगे तो वो बैठता है उसका। फिक्स्ड डिपॉजिट्स का या फिक्स्ड इनकम का देखेंगे, तो आज की तारीख में आप इसको एक बेस मान लीजिए 6 से 7% का। अब कहीं पे आपको 6 से 7% है, कहीं 8 से 9% है, बट आपको कहीं टैक्स एफिशिएंट नहीं है, कहीं पे लिक्विडिटी नहीं है। म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा एसेट क्लास है जहां पे आपको लिक्विडिटी भी है, टैक्स एफिशिएंसी भी है, रिटर्न भी, जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ होती है हमारी कंट्री की, लगभग म्यूचुअल फंड्स उसको उसके बराबर या उससे थोड़ा सा ज्यादा देने का जो है पोटेंशियल रखते हैं। तो जब ये सब चीजें जो है अगर आपके फेवर में है, सिर्फ आपको क्या करना है, आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप इसको लंबे समय के लिए रखें। और घर की भी जब बात करते हैं या रियल एस्टेट की भी बात करते हैं, तो दीपाली, जो भी व्यक्ति घर लेते हैं या कोई कमर्शियल मान लीजिए यूनिट ले लिया, वो भी कोई 2 साल 3 साल के लिए नहीं लेते, उनका भी टाइम होराइजन लंबा होता है। तो जब आपने मेंटली ये चीज ठान ली है कि हाँ, मैं म्यूचुअल फंड्स में अपना निवेश करूंगा और लंबे समय के लिए करूंगा, तो जो मैंने शुरू में बोला 4 पिलर जो होते हैं निवेश के, उसमें आपको फिर यहाँ लिक्विडिटी भी मिल जाती है, आपको टैक्स एफिशिएंसी भी मिल जाती है, अच्छी रिटर्न भी मिल जाती है, और लॉन्ग टर्म होराइजन की वजह से वो रिस्क कंपोनेंट भी आपका नीचे आ जाता है। बिल्कुल। और इनफैक्ट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ विकास जी, कि अगर आप इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखें, तो आमतौर पे एफडीज इन्फ्लेशन एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उस रेशियो से आपको रिटर्न ही नहीं मिलते हैं जिस रेशियो से इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है, अगर हम लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्ट की बात करें। दूसरी तरफ अगर हम रियल एस्टेट की बात करें, तो यहाँ आपको एक बड़ा साइजेबल चंक चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। आपको या तो बैंक के लोन की हेल्प पड़ेगी, लोन भी लेंगे लॉन्गर टर्म में, तो अगेन वो आपको प्रॉपर्टी काफ़ी महंगी मिलेगी। जितना रिटर्न आप यूजुअली सोच रहे हैं कि आपको लॉन्गर टर्म में मिल रहा है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर, आप उससे कहीं ज़्यादा बैंक को एज इंटरेस्ट चुका देंगे। तो इफेक्टिव अगर रिटर्न्स देखें तो उतना बेहतर नहीं मिलेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जैसे हालांकि विकास जी ने भी कही, कि फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास है म्यूचुअल फंड्स के साथ खरीदने की, बेचने की, और प्रॉपर्टी लेना आसान है, बेचना आपके हाथों में नहीं है। अगर आपको अप्रोप्रिएट प्राइस चाहिए, अगर आपको इमीडिएट पैसा चाहिए, और सबसे बड़ा फैक्टर कि आप छोटे अमाउंट के साथ भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट के हिसाब से। क्या कहना चाहेंगे आप इन तमाम पॉइंट्स पर जो मैंने भी मेंशन किए विकास जी? और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो ये सब एज आप देखते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में? बहुत बैंक, और आपने बहुत बिल्कुल सही बोला दीपाली, क्योंकि आप प्रैक्टिकली देख लीजिए, मान लीजिए कोई पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन करके किसी की जॉब लगती है, यंग पर्सन की, और मान लीजिए वो बॉम्बे में उनकी जॉब लगती है, और 2 साल के बाद उनको लगता है कि बैंगलोर में या चेन्नई में या किसी दूसरी सिटी में उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर वो रियल एस्टेट में भले ही वो बैंक की लोन की वजह से कह लीजिए जो भी है, अगर उनकी कोई ऐसी लाइबिलिटी नहीं है, एसेट लाइट मॉडल है, तो उनके लिए बड़ा इजी होगा मोबाइल होना। सेकेंडली, आपने जैसे बोला कि रियल एस्टेट हम आज की तारीख में मेट्रोज में तो एक यंग इन्वेस्टर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अफोर्ड करना, लेकिन क्योंकि आपको एक बड़ा अमाउंट चाहिए, तो जब तक आप 10-20-30 लाख रुपया जमा नहीं कर पाएंगे, तब तक आप एक रियल एस्टेट लेने के लिए सोच भी नहीं सकते। और म्यूचुअल फंड में अच्छी चीज क्या है कि महज 100 रुपए से भी अब जो है माइक्रो सिप्स जो है शुरू हो चुकी हैं, तो एक 100 रुपया महीने से आप शुरू कर सकते हैं। तो कितना ईज ऑफ ट्रांजेक्शन है, कितना ईजी है ये वाले एसेट क्लास में एंट्री करना, और फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है कि आपको टॉपअप करने हैं, उसी जो आपकी एसआईपी चल रही है उसी में आप टॉपअप कर लीजिए। आपको अगर पार्शली थोड़ा सा विड्रॉ करना है तो आप थोड़ा विड्रॉ कर लीजिए, जो कि रियल एस्टेट में नहीं होगा। एफडीज में भी अगर आपने कोई 1 लाख 2 लाख की एफडी कर ली और 10,000 की जरूरत पड़ेगी, तो आपको पूरी एफडी तोड़नी पड़ेगी। और इन्फ्लेशन की आपने बात की है, तो लगता है कि हर एक पैरामीटर पे जो है इस तरह के जो न्यू एज इन्वेस्टिंग है, जो थ्रू म्यूचुअल फंड आई है या थ्रू ईटीएफ्स आई है, ये हर एक प्रॉब्लम को एड्रेस करती है। इन्फ्लेशन को लेके हो गया, या रिटर्न्स को लेके भी हो गया, और फ्लेक्सिबिलिटी एंड लिक्विडिटी को भी लेके हो गया। तो यंग इन्वेस्टर्स के लिए शायद ये 5-6 इतने अच्छे रीजंस हैं जिसकी वजह से वो है उनका अब रुझान जो कन्वेंशनल इन्वेस्टिंग थी उसकी तरफ उतना नहीं जाता है। ओके, ठीक है। तो चलिए, तो ये रही बातचीत म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग को लेकर वर्सेस
एफडी वर्सेस रियल एस्टेट, और डेफिनेटली अपने अलग एडवांटेजेस हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के, और सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि आप छोटी छोटी सेविंग से अपने बड़े सपनों को पूरा करने का आप रिस्क ले सकते हैं, जो कि पॉसिबल है कि टर्न आउट भी हो। लेकिन चलिए व्यूअर्स से करते हैं बातचीत। तो पहले व्यूअर हमारे साथ सुनील कुमार वडोदरा से जुड़े हुए हैं सवाल पूछने के लिए। सुनील नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं? मैडम मैंने एक पोर्टफोलियो भेजा है। ओके। उसमें सबसे पहले तो ये पोर्टफोलियो कंटिन्यू करना है कि नहीं, ये बता दीजिए। दूसरा एक है कि 10 लाख मुझे 2033 में चाहिए बच्चे के स्टडी के लिए, और 2038 में रिटायरमेंट में 50 लाख चाहिए। पॉसिबल है इससे? आपके भी पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है? मेरी अभी 15,000 है मंथली, और 18 लाख ऑलरेडी जमा है। अच्छा, 18 लाख ऑलरेडी जमा हो चुके हैं। ठीक है, पूछ लेते हैं फिर। तो 18 लाख के पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 15,000 की सिप चल रही है, 47 इयर्स इनकी एज है। दो गोल है इनके, बाई 2033 यानी अब से 7 साल बाद इनको 10 लाख की रकम चाहिए होगी, प्लस इनको 50 लाख की राशि चाहिए होगी बाई 2038 यानी अब से 12 साल बाद। वो इनके रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए है। फंड्स कौन से है? मेरा लार्ज मिड कैप 3,000 पर मंथ, 3,000 पर मंथ है एसबीआई लार्ज कैप में, सिमिलर अमाउंट एक्सिस स्मॉल कैप में, कोटक मल्टी कैप में 3,000 एंड देन एचडीएफसी मिड कैप में 3,000 पर मंथ। क्या सजेशन? अच्छा पोर्टफोलियो आपने कार्व आउट किया है, और इस पोर्टफोलियो के साथ आप बने रहें। अगर मुझे एक छोटा सा कोई चेंज लगता है वो यही है कि आप एसबीआई, क्योंकि आपका टाइम होराइजन भी थोड़ा लंबा है, तो उसके लिए आप जो है एसबीआई लार्ज कैप की जगह एसबीआई का ही फ्लेक्सी कैप ले लीजिए। क्योंकि अगर आप करंट सिचुएशन में देखें तो फ्लेक्सी कैप फंड्स में भी फंड मैनेजर्स ने ज्यादा जो है लार्ज कैप की होल्डिंग रखी हुई है। लेकिन क्या होता है कि जब परिस्थिति बदलती है, मार्केट थोड़ी अच्छी होगी, तो एक फ्लेक्सी कैप फंड में फंड मैनेजर जो है उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है मिड कैप में या स्मॉल कैप में भी एक्सपोजर लेने की, तो पोर्टफोलियो को एक किकर मिलने के चांसेस रहते हैं। तो वो एक चेंज है जो मुझे लगता है कि आप कर सकते हैं। बट अगर मैंने ये बोला कि एसबीआई फ्लेक्सी कैप में करें, तो जरूरी नहीं है कि आपको इमीडिएटली एग्जिट करना है या पूरा का पूरा स्विच करना है, बिकॉज आपको अपना टैक्स लाइबिलिटी भी देखनी पड़ेगी। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपका कोई एग्जिट लोड ना हो, जो यूनिट आपके 1 साल के अंदर के आपने लिए हैं, और 1,25,000 तक की जो टैक्स एग्जम्पशन होती है उसको देखते हुए आप अपना धीरे धीरे उसको मर्ज कर दीजिए एसबीआई फ्लेक्सी कैप में। हाँ, अपना सिप स्टॉप करके नया सिप एसबीआई फ्लेक्सी कैप में कर दीजिए। जहां तक आपके गोल की बात रही, देखिए अगर आपका जो करंट एसआईपी चल रही है और करंट पोर्टफोलियो वैल्यू है, आपको 10 लाख रुपए चाहिए 7 साल के बाद। अगर मैं एक नॉमिनल 12% के आसपास की भी सीएजीआर अज्यूम करता हूं, तो आपका जो पोर्टफोलियो पोटेंशियली जो है अगले 7 साल में 59 लाख के आसपास हो जाएगा। उसमें से आप 10 लाख यूज करेंगे, आपका 49 रह जाएगा। वो 49 फर्दर आप, क्योंकि अगला जो आपका गोल है 2038 में, वो आपका फर्दर ग्रो होके जो 49 लाख प्लस जो आपकी सिप चल रही होंगी, तो लगभग आप 98 लाख के आसपास पहुंच जाएंगे। उस समय आप 50 लाख अगर यूज करना चाहते हैं वो करें, और 48 लाख आपके पास में रह जाएगा। ऑल्दो मैंने ये 15,000 लिया है ये सोच के कि आप अभी से लेके जब तक के आपके दोनों गोल है आप 15,000 की सिप करेंगे। यदि आप अपना सिप अमाउंट बढ़ाते हैं या बीच बीच में टॉपअप करते हैं, तो एक अच्छे खासे पोर्टफोलियो की आप उम्मीद कर सकते हैं। तो आई थिंक आपका जो ओवरऑल डायरेक्शन है वो बहुत अच्छी है। ओके, तो डायरेक्शन अच्छी है, स्ट्रैटेजी सही है, सारे गोल्स आप आसानी से हासिल कर लेंगे। इनफैक्ट आप अपने गोल्स के बियॉन्ड भी जा सकते हैं, क्योंकि बाई 2038 आप 50 लाख की बात कर रहे हैं, आप लगभग 1 करोड़ तक की राशि इकट्ठा कर लेंगे। एक छोटा सा बदलाव आपको सजेस्ट किया गया है, एसबीआई लार्ज कैप की जगह फ्लेक्सी कैप में आप स्विच करें। मलिका अगली व्यूअर हमारे साथ हैं सवाल पूछने के लिए दिल्ली से। मलिका नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। नमस्कार सर। सर मैम आपके पास मेरी डिटेल्स तो आई गई होंगी। आई एम 46 ईयर ओल्ड फीमेल, और मेरे पास करीब करीब अब 85 लाख इस समय पोर्टफोलियो में है, और ये मेरा इन्वेस्टमेंट है कितना 15K 40K इन मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स SIPs। तो अगर आप एक बार उसे देख सके एंड गाइड कर सके मुझे विद रेस्पेक्ट टू। अच्छा, आपकी अभी पोर्टफोलियो की वैल्यू 85 लाख के आसपास है? हाँ जी, अभी ऑलरेडी 85 लाख है, और ये सारा मेरा 2 लाख के करीब का हर मंथ का इन्वेस्टमेंट है इन द म्यूचुअल फंड्स थ्रू SIPs। ठीक है, ओके। तो काफ़ी सारे फंड्स हैं मलिका के पोर्टफोलियो में, 10 to 14 ईयर्स का इनका होराइजन है। मैं पहले इनका पोर्टफोलियो बताती हूँ, जिसमें मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप, ये 4 फंड्स हैं जो 20,000 ईच डिप्लॉय कर रही है, क्योंकि 2.25 लाख रुपए महीना की इनके सिप है। फिर 15,000 रुपये महीना डाल रही हैं ये आईसीसी प्रू लार्ज कैप, कैनरा बुको लार्ज एंड मिड कैप, कैनरा बुको लार्ज कैप अगेन, देन एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी मिड कैप, एसबीआई स्मॉल कैप,
देन 10,000 पर मंथ क्वांट फ्लेक्सी कैप, एक्सिस लार्ज कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 40,000। तो काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो है इनका। और जैसे इन्होंने कहा कि 10 to 14 ईयर्स का होराइजन है, क्या सजेशन रहेगा? देखिए मल्लिका जी, आपकी सिलेक्शन ऑफ फंड्स बहुत अच्छी है, बट क्योंकि इतने सारे फंड्स जो होते हैं ना, वो पोर्टफोलियो को थोड़ा सा मैनेज करना या उसकी एफिशिएंसी को थोड़ा सा डाउन करते हैं। आइडियली एक पोर्टफोलियो में 7 to 8 से ज्यादा फंड्स नहीं होने चाहिए। लेकिन क्योंकि आपके इतने सारे फंड्स हैं, एकदम से मैं ये भी नहीं, प्रैक्टिकली मुझे लगता है कि मैं बोल दूं कि आप 7 फंड्स में आप इसको वो कर दीजिए, रिड्यूस कीजिए, तो आपके बहुत सारी टैक्स लाइबिलिटीज आ सकती हैं, तो आपका जो है रीशफल करना थोड़ा मुश्किल होगा। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना पोर्टफोलियो जो है, कुछ जो ऑप्शंस मैं बोल रहा हूं, और अगेन मेरा डिस्क्लेमर ये रहेगा कि ऐसा नहीं है कि मैं जो स्कीम्स बोल रहा हूं आप एग्जिट करिए बहुत खराब है या कुछ है, बट फिर भी आपको कहीं ना कहीं एक स्टेप जो है वो लेना पड़ेगा पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट करने के लिए, और जितना आपका ओवरलैप कम होगा उतना आपका पोर्टफोलियो जो है और बेटर परफॉर्म करेगा। तो कुछ स्कीम्स बोलूंगा जो फॉर द टाइम बिंग या टू स्टार्ट विद आप जो चेंज कर सकती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आप क्वांट स्मॉल कैप में सिप स्टॉप कर दीजिए, एक्सिस लार्ज कैप में आप स्टॉप करें, क्वांट फ्लेक्सी में स्टॉप करें, कैनरा रोबेको लार्ज कैप में स्टॉप करें, क्योंकि लार्ज कैप भी अगर आपके बहुत सारे होंगे तो ओवरलैप हो रहा है। और फ्लेक्सी कैप में जो बंद करेंगे आप क्वांट का, वो और एक जो आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है, इसमें से किसी एक फंड में बने रहे। तो इस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को कन्वर्ज करिए। अगेन जो मैंने पहले व्यूअर से भी बोला था कि आप एकदम से एग्जिट मत करिए, अपने सिप स्टॉप करें, दूसरे जो फंड्स रह जाएंगे उसमें अपना सिप का अमाउंट बढ़ाइए और धीरे धीरे जो है उसको मर्ज कर दीजिए। जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पस, आपने बोला था कि 10 से 14 साल में क्या कॉर्पस बन सकता है, तो अगर मैं 12% की सीएजीआर लेता हूं और करंट कंडीशंस लेता हूं, तो अप्रोक्सीमेटली 7.7 सीआर आपका 10 इयर्स के आसपास का पोर्टफोलियो वैल्यू होगा, और यही 14 इयर्स तक अगर आप कंटिन्यू करते हैं जर्नी, तो 13 करोड़ के आसपास हो सकता है। ओके, ठीक है। तो ये रही सलाह मल्लिका आपके लिए। बहुत ज़्यादा फंड है, इसको थोड़ा सा आप कंसोलिडेट कीजिए पोर्टफोलियो को। क्वांट स्मॉल कैप, क्वांट फ्लेक्सी कैप, एक्सिस लार्ज कैप, कैनरा रोबेको लार्ज कैप, इनसे निकलने की सलाह है। 7-8 फंड ही काफ़ी हैं। एचडीएफसी या पराग पारिक का भी एक ही फ्लेक्सी कैप फंड आप अपने पोर्टफोलियो में रखें। 13-14 करोड़ की राशि, आप 13 करोड़ टू बी प्रिसाइज आप इकट्ठा कर पाएंगी 14 सालों में। 10 साल में लगभग 8 करोड़ की राशि। सवाल लेते हैं अगला। घनश्याम ने एक सवाल हमें भेजा ईमेल के थ्रू, गुरुग्राम से। 34 साल इनकी उम्र है, 8,000 की मंथली एसआईपी है, पोर्टफोलियो की वैल्यू 2 लाख है और 25 साल में 10 करोड़ का लक्ष्य है। कहां पर भी फिलहाल 8,000 रुपये महीने का निवेश कर रहे हैं, उसमें है कोटक मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एफएमसीजी, क्वांट वैल्यू फंड, क्वांट मल्टी कैप, क्वांट फ्लेक्सी कैप। 1,000 ईच या फिर 2,000 ईच डिप्लॉय कर रहे हैं। क्या सजेशन इनके लिए? दीपाली, इनके लिए भी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट करें, क्योंकि 8,000 को बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई करके रखा है। तो ऐसे केस में आप जो है क्वांट वैल्यू, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप, जो 3 फंड है, उसको मर्ज करके आप एसबीआई का फ्लेक्सी कैप या एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप, इन दोनों में से कोई एक आप चूज कर लें, जो भी आपका कंफर्ट लेवल हो, और उसी में ही वो 3,000 का आप जो है सिप कर लीजिए। ये आपके लिए बेटर रहेगा। और 8,000 का आप सिप कर रहे हैं, 2 लाख का आपके पास लमसम अभी जो इकट्ठा हो चुका है, तो लगभग 2 करोड़ 85 लाख के आसपास का आपका कॉर्पस बनेगा। अगर मैं ये आपके सीएजीआर थोड़ा हायर साइड पे लेता हूँ, 15% ले लेता हूँ, हालांकि हमें आइडियली वो 12% इज आइडियल जो है कैलकुलेशन, क्योंकि आपका बड़ा एग्रेसिव जो टारगेट है, गोल है, जो 10 करोड़ का 25 साल में, तो इसीलिए हम ये बताना चाहते हैं कि अगर 15% से भी ग्रो हुआ तो भी ये 2 करोड़ 85 लाख तक पहुंचेगा, तो 10 करोड़ करने में बहुत बड़ा गैप हो जाएगा। उस गैप को फिल करने के लिए या तो आप जो है 35,000 का जो है आपको बेयर मिनिमम सिप करना पड़ेगा, ताकि आप जो है अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए। तो ऐसा कोई निराश होने वाली बात नहीं है। आपने 8,000 से जर्नी शुरू कर दी है, आप धीरे धीरे जैसे जैसे आपके कैश फ्लोज बढ़ते जाएंगे, आप अपने सिप अमाउंट को बढ़ाते जाइएगा। एंड आई एम मोर देन श्योर कि आने वाले 5, 7, 10 साल में यही आपका सिप अमाउंट जो 8 वाला है, वो 50-60 हजार के ऊपर भी पहुंच सकता है। तो यू कैन इजिली अचीव द टारगेट, बट ये डिसिप्लिन मेंटेन रखें और टॉप अप या स्टेप अप करते रहें अपने पोर्टफोलियो में। ठीक है, तो ये रही सलाह आपके लिए। आपके पोर्टफोलियो को लेकर क्वांट वैल्यू फंड, क्वांट मल्टी कैप, क्वांट फ्लेक्सी कैप, इनसे आपको निकलने की सलाह है। एसबीआई या फिर एचडीएफसी के फ्लेक्सी कैप में किसी एक में ही निवेश करें। 10 करोड़ के लक्ष्य के लिए आपको 35,000 के सिप करने होंगे, तभी आप लगभग 3 करोड़ के आसपास की राशि इकट्ठा कर पाएंगे। इस पोर्टफोलियो से 10 करोड़ के लिए आपको डेफिनेटली अमाउंट बढ़ाना होगा। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और व्यूअर से करेंगे बातचीत। जल्द वापस आते हैं, आप देखते रहिए योर मनी।
आप देख रहे हैं योर मनी और विकास पे हमारे साथ बने हुए हैं। बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से। बहादुर अगले व्यूअर राजस्थान से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। बहादुर नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते मैम, मैं इंस्पेक्टर बहादुर सिंह बोल रहा हूँ। मैम मेरे एडलवाइज मिड कैप है 10,000 का, बंधन स्मॉल कैप है 10,000, इन्वेस्को स्मॉल कैप है 10,000 और ये कोटक मल्टी कैप 10,000 और अपनी मैम एक पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है 10,000 और इन्वेस्को स्मॉल कैप 10,000। जी तो इंस्पेक्टर साहब, आप कब से कर रहे हैं इस पोर्टफोलियो में निवेश? कितनी वैल्यू हो चुकी है? मैम 3.5 लाख के आसपास हुआ है। अभी टाइम नहीं मिलता, अभी शुरू किया है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। ओके, और क्या गोल है आपका? मैम गोल तो बच्चों के लिए है थोड़ा लंबा, बच्चे भी छोटे हैं, बेटी है मेरी 7-8 ईयर, तो लगभग 20 साल का टारगेट है मैम। मतलब 20 इयर्स के लिए इस पोर्टफोलियो को रख सकते हैं। 20 साल में कितना जमा कर पाएंगे ये आप जानना चाहते हैं इस पोर्टफोलियो से, राइट? जी 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 मैम। और ऐसा भी हो सकता है कि आप इस एलोकेशन को मैम 20% के आसपास स्टेप अप भी एनुअल स्टेप अप करेंगे। जी 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 मैम। ठीक है, 20% एनुअल स्टेप अप भी आप करेंगे। पूछ लेते हैं बहादुर जी का पोर्टफोलियो। इन्होंने हालांकि बताया 6 फंड्स हैं, 10-10 हज़ार ईच डाल रहे हैं ये, और 20 साल के लिए डिप्लॉय कर रहे हैं। 20% का एनुअल एलोकेशन इंक्रीज भी करेंगे अपने बच्चों के लिए। 3.5 लाख के ऑलरेडी पोर्टफोलियो की वैल्यू है, रिसेंटली स्टार्ट किया है क्योंकि। क्या सजेशन 20 इयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना एक्यूमुलेशन कर पाएंगे, बताइए। देखिए दीपाली, अगर इनका पोर्टफोलियो देखो तो बहुत अच्छी इन्होंने स्कीम्स बना के रखी है। बट बहादुर जी, आपको सिर्फ एक चीज जो मुझे लगता है, अगेन आपके केस में एक ही जो स्मॉल चेंज है वो ये है कि आप अपना जो स्मॉल कैप फंड 2 आपने लिए हुए हैं, तो आप एक बंधन स्मॉल कैप में बने रहें और इन्वेस्को स्मॉल कैप को आप इन्वेस्को का ही जो है लार्ज एंड मिड कैप वो ले लीजिए, या फिर आप एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप फंड ले लीजिए। तो ये माइनर 2 चेंजेस हैं जो आप अपने पोर्टफोलियो में कर सकते हैं, क्योंकि आपने अभी वो स्टेप अप बोला कि 20% का आप कर सकते हैं। तो मुझे सिर्फ एक अगर आप 1 मिनट देंगे तो मैं आपको कैलकुलेशन हाथों हाथ बता सकता हूँ। बिल्कुल, आप कैलकुलेशन कीजिए तब तक। हालांकि बहादुर जी, जैसे आपको बताया है विकास जी ने कि आपके फंड सही हैं और सही प्लानिंग के साथ आप चल रहे हैं। इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप और साथ ही एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप, इन फंड्स को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। इन्वेस्को स्मॉल कैप की जगह आप उसमें आप एसआईपी रोके कोई नया ये इन दोनों में से कोई ऐड कर सकते हैं, जो कि बताया है, जिसमें एसबीआई लार्ज मिड कैप और इन्वेस्को लार्ज मिड कैप शामिल है। प्लस क्योंकि आपने कैलकुलेशन जो बताई है 20% एनुअल स्टेप अप भी आप करेंगे, प्लस 20 इयर्स का टाइम है, वो पूछ लेते हैं विकास जी से, अगर वो कैलकुलेशन कर पाए कि कितना एक्यूमुलेशन आप कर पाएंगे इस पोर्टफोलियो से। बताइए विकास जी, अगर आप कर पाए कैलकुलेशन। जी जी, क्योंकि आप ना मंथली जो है एसआईपी 60,000 की आप कर रहे हो, 20% का स्टेप अप है, तो बहादुर जी थोड़ा सा मैं जस्ट आपको कैलकुलेशन के लिए ये भी बता दूं कि 20% स्टेप अप जब आप करेंगे तो अभी 60,000 के ऊपर 20% जो होगा तो 12,000 का आपका अगले महीने फिर जो है एसआईपी आपको बढ़ाना पड़ेगा, विच मीन्स के 72,000 का हो जाएगा। अगर आपने यही माइंड में रखा है, क्योंकि अगले जो साल होगा वो 72,000 के ऊपर 20% होगा, तो अगर इस तरीके से आप करेंगे तो आपका 20-25 करोड़ के ऊपर पोर्टफोलियो बन जाएगा। बट हालांकि आपने जो बोला कि मेरे को 1 या 1.5 करोड़ के पोर्टफोलियो की जरूरत है, वो तो बहुत ही इजीली बन जाएगा। आप अगर स्टेप अप नहीं भी करते तो भी आपका वो पोर्टफोलियो बन जाएगा। और जैसा मैंने पहले बोला कि आप एक जो इन्वेस्को का स्मॉल कैप है उसको बंद करके इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप में कर लीजिए, और अगर इन्वेस्को नहीं करना तो फिर एसबीआई के लार्ज एंड मिड कैप फंड में कर लीजिए। बस यही एक माइनर चेंज थी। जो लक्ष्य है वो तो आप बहुत इजीली पूरा कर लेंगे। ओके, यानी 20-25 करोड़ आसानी से इकट्ठा कर पाएंगे। जो स्ट्रैटेजी आपने भी बताई उसके साथ आगे बढ़ते हैं, तो स्टेप तो वैसे भी करना चाहिए हर इन्वेस्टर को, जैसे जैसे पॉकेट अलाउ करे। 10-20%, 20% इज ऑन द हायर साइड, एटलीस्ट 10% तो करें। एक चीज और इनके पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव से विकास जी आपसे जानना चाहते हैं। पहला तो ये कि अब क्योंकि अगर मान के चलें कि 20% स्टेप अप करते भी हैं, जो कि साइजेबल इंक्रीज रहेगा हर साल, तो जो फंड्स इनके पोर्टफोलियो में है उन्हीं में इक्वली डिवाइड करना है उस अमाउंट को, या कोई नया फंड भी ऐड कर सकते हैं? देख पाली, अभी तो ये एक जिस तरीके से चल रहा है उसी तरीके से इनको चलने दीजिए, लेकिन अगर इनको कोई फंड ऐड करना होता तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, क्योंकि हम हर बार ये इस चीज को थोड़ा भूल जाते हैं कि एसेट एलोकेशन की जब बात आती है तो आपको दूसरे एसेट्स पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपका कोई बहादुर जी, अगर डायरेक्टली आपने गोल्ड परचेज या गोल्ड एंड सिल्वर में आपके निवेश नहीं होता है कोई, तो वहां आप अगर चाहें तो आने वाले समय में एक सिप ऐड कर दीजिए। आजकल बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ऐसे होते हैं जहां पे एक ही फंड में
गोल्ड और सिल्वर दोनों का निवेश हो जाता है और फंड मैनेजर उसमें तय कर लेते हैं कि कितना % गोल्ड रखना है, कितना सिल्वर रखना है और उसी तरीके से वो एक्टिवली उसको मैनेज करते हैं। तो ये अगर आप ऐड करते हैं कोई सा भी गोल्ड एंड सिल्वर फंड, उससे होगा क्या कि आपके जो एसेट एलोकेशन है वो थोड़ी सी कंप्लीट हो जाएगी कि आपके पास में कमोडिटीज का भी एक्सपोजर आ जाएगा। तो वो एक चेंज है जो मुझे लगता है कि आप आने वाले समय में जब भी आपके लिए पॉसिबल हो आप उसमें बढ़ा दें। ठीक है, तो बहादुर जी आपका पोर्टफोलियो बेहतर है, एक छोटा सा बदलाव सजेस्ट किया गया है, इन्वेस्ट को स्मॉल कैप की जगह आप इन्वेस्ट को लार्ज मिड कैप या एसबीआई लार्ज मिड कैप पिक करें, एलोकेशन इंक्रीज करें इवनली, इन फ्यूचर जाते हुए एक गोल्ड सिल्वर फंड भी आप ऐड कर सकते हैं। पूछ लेते हैं विकास जी के टॉप 4 फंड्स उन व्यूअर्स के लिए जो नया पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं लंबी अवधि के हिसाब से। बताइए कौन से 4-5 फंड्स हो सकते हैं जिनके साथ पोर्टफोलियो क्रिएट किया जाए। देखिए दीपाली, बहुत समय के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अब आप स्मॉल कैप फंड भी जो है वो अपने पोर्टफोलियो में अगर स्टार्ट कर रहे हैं, नया पोर्टफोलियो शुरू कर रहे हैं तो किया जा सकता है। तो ऐसे केस में 4 स्ट्रेटजी सजेस्ट करूंगा। फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप ऑन द फ्लेक्सी कैप साइड, एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप, इसमें लार्ज एंड मिड कैप का कॉम्बिनेशन रहता है, आईसीआईसीआई प्रू का मल्टी कैप फंड और एक बंधन का स्मॉल कैप फंड। तो यहां से ये 4 फंड से जो है पोर्टफोलियो अगर शुरू करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट अभी 1-1.5 साल में करेक्ट हुई है, तो आई थिंक अभी जो है थोड़ा सा मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर डायरेक्टली या थ्रू मल्टी कैप या लार्ज एंड मिड कैप जो फंड है उसके थ्रू भी वो लिया जा सकता है। तो ये 4 फंड के साथ अपने पोर्टफोलियो की शुरुआत की जा सकती है। ओके, तो ये रहे टॉप 4 फंड्स आपके स्क्रीन पर। थैंक यू विकास जी आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के साथ अपने रिकमेंडेशंस भी देने के लिए। इसी के साथ यौमनी में इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।